हे प्रभु, मुझे शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो तथा राम का कर्म और वचन दो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे स्नेही जन, आज मैं सचितानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे द्वारा रचित सागर और गिरगिट शीर्षक कविता पर परिचर्चा करूंगा। कुछ समय तक छायावाद की अतिशय कल्पनाशीलता लोगों की आंखों में धूल झोंकती रही, पर कुछ समय बाद छायावाद के इस कल्पनाशीलता के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाता साहित्य के प्रांगण में प्रगतिवाद आधमका। इधर विज्ञान अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहा था और उधर पूंजीवाद अपनी नवयौवन पर इठला रहा था। इस प्रगतिवाद की धरातल यथार्थपरक थी, पर बाद में इसने नगण्यता का रूप लिया और नगण्य यथार्थवाद कहलाया। वाद में कविता के यहाँ से हटकर आगे बढ़ी और प्रयोगवाद तक पहुंची। कविता और जीवन, जीवन और कविता, कैसा निश्चल संबंध है दोनों में। कविता के बिना यदि जीवन बेचैन है तो जीवन के बिना कविता निष्प्राण। यहाँ प्रगतिवाद की नगण्य यथार्थता की छिछली धरातल नहीं है, यहाँ नगण्य यथार्थता की प्रतिक्रिया में नूतन काव्य चेतना के व्यक्ति सामाजिक धरातल पर हुई है। अज्ञे जी इस प्रगतिवादी काव्य के मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं। सागर और गिरगिट से कविता में कवि ने आधुनिक जीवन की चेतना परक दृष्टि से हमें साक्षात्कार कराया है। अज्ञे जी ने प्रतीकात्मक पद्धति का सहारा लेकर समाज में स्थापित हो रही जीवन मूल्यों का टूटते सामाजिक जीवन का प्रतीक के माध्यम से विवेचना किया है। कवि की दृष्टि में सागर और गिरगिट दो अलग अलग प्रतीक हैं। एक और सागर यदि सबलता, पौरुषता, पूंजीभूत अट्टहास, सीमा की असीमता, विशालता, गर्जन तर्जन आदि का प्रतीक है, तो दूसरी ओर गिरगिट बेबसी, दीनता, फटेहाली, लाचारी आदि का प्रतीक है। इन दोनों प्रतीकों के माध्यम से कवि परस्पर प्रचलित जीवन पद्धति पर खुला व्यंग करता है। वो आसमान वाले मुझको गले लगा ले, मैं भी तो आदमी हूँ, अपना मुझे बना ले, मुझ पर भी तरस खाना, दो बूंद जल गिराना। धरती और आसमान दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं, कोई इसे मिला न सका। मिट्टी प्यास की साया ढूंढती है, उष्णता से इसके अधर सूख रहे हैं, परंतु वह बेदर्दी आसमान बरसता क्यों नहीं है। इस वाटिका की सौंदर्य माधुरी झुलस रही है, पर वह बेदर्द अंबर जो ठहरा, उजड़ती धरती का वीरान सुहाग देखकर तो मदमस्त होकर अटखेलियां सजा रहा है। सचमुच आज की यह हमारी जीवन पद्धति विषम है। आज समाज में उच्च वर्ग वालों को सबल और सामर्थ्य वालों को समान और आदर की दृष्टि से देखा जाता है। उसके पदरज को हम नित्य प्रति अपने नैनाम्बुज से पखारा करते हैं, पर इधर गरीबी, दीनता, फटेहाली आदि की चक्की में पिसता हुआ दुर्बल मानव समुदाय को हम घृणित और तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं। ऐसा इसलिए कि यह असहाय, दुर्बल और कमजोर है, और उन्हें हम इसलिए आदरता के साथ देखते हैं कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। सचमुच यह हमारी सामाजिक जीवन पद्धति घृणित और असह्य है, परंतु यह आज की सामाजिक धरातल का नियम नहीं, बल्कि पूर्वागत सामाजिक धरातल का नियम है। कवि यह कहता है कि सागर जैसा शक्तिशाली व्यक्ति यदि समाज में प्रलय भी ढा देता है तो उसके खिलाफ उंगली उठाना तो दूर, मूक भाषा के सहारे भी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ शक्ति है, सबलता है। दूसरी ओर समाज में जो गिरगिट की भांति दुर्बल और बेसहारा है, वे समाज में गिरगिट की तरह ही पग पग पर ठोकर खाते रहते हैं। ये समाज में उपेक्षित दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। यह सामाजिक जीवन की दो पद्धति हैं, जहाँ विषमता के दो ध्रुवांत पर दोनों खड़े हैं। एक ध्रुवांत पर सागर खड़ा है और दूसरा पर गिरगिट। आगे के पंक्तियों में कवि चर्चा करता है कि जीवन की सामाजिक व्यवस्था में एक ऐसा धरातल है जहाँ दोनों आकर समान होते हैं, और वह धरातल है रंग बदलने का।
सामाजिक विषमता के बावजूद यही एक सामाजिक समानता का धरातल है जहां दोनों आकर एक होते हैं। परंतु इस समाज के समता के धरातल में भी गहरा व्यंग छिपा है। इसलिए यह समाज समता नहीं बल्कि विषमता से भी बढ़कर है। सागर, प्रकृति, मौसम, सूर्य, चंद्र के अनुसार सागर अपना रंग बदलता है और इधर गिरगिट भी रंग बदलता है, परंतु दोनों के रंग बदलने को समाज दो भिन्न दृष्टिकोण से देखती है। दोनों का काम रंग बदलना ही है, पर एक में जहां सौंदर्य है, आकर्षण है, मनोहारिता है, मंजुलता है, वहीं दूसरे में रंग बदलने में क्रूरता है, विभत्सता है। सागर के रंग बदलने में सामाजिक धरातल पर प्रतिष्ठा मिलती है और गिरगिट को रंग बदलने में इसे उपेक्षा और तिरस्कार मिलती है। यहाँ ये विषमता अपने चरम उत्कर्ष पर है। इसलिए कवि हमारी जीवन पद्धति पर गहरा व्यंग करते हुए कहता है कि सागर भी रंग बदलता है, गिरगिट भी रंग बदलता है। सागर भी रंग बदलता है, गिरगिट भी रंग बदलता है। सागर को पूजा मिलती है, गिरगिट कुत्सा पर पलता है। इसी विषम सामाजिक जगत पर व्यंग करते हुए पंत ने ताज शीर्षक कविता में लिखा है। ताज शीर्षक कविता में कवि लिखता है, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपराधिक पूजन, सौ को दे सप्तरंग आदरमा नव को, हम कुत्सा चित बना दे सबका, युग युग के आदर्शों का ये ताज धरोहर, किए हुए मोहान मानवों के हृदय पर। इन पंक्तियों में कवि सच्चाई को खोलते हुए कहता है कि सागर मनुष्य से अधिक पौरुषवान है। उसकी पौरुषता मनुष्य की पौरुषता के पकड़ के परिधि के अंदर नहीं है। यही कारण है कि मनुष्य जहां एक ओर सागर पर उंगली तक नहीं उठाता, वहीं दूसरी ओर गिरगिट को अस्तित्वहीन बनाने में लगा रहता है। मनुष्य सोचता है इसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए। छोटा और दुर्बल प्राणी होने के नाते गिरगिट हमेशा मनुष्य के पकड़ में रहता है। इसे धरती पर देखकर मानव प्रकृति इस पर अपना स्वामित्व और आधिपत्य चाहता है। इसी स्वामित्व और आधिपत्य को नकारने पर वह उसके स्व अस्तित्व पर ही तीव्रतर संधान करता है। सागर सबल होने के कारण किसी शोषण का शिकार नहीं बनता, वह घृणा और तिरस्कार का पात्र नहीं बनता, वह तो अपने मस्ती में लहराते रहता है। वह यदि यौवन ज्वर में आकर अपनी असीम सीमा का यदि विस्तार भी करे तो कोई इसे रोक नहीं सकता, पर वह दुर्बल गिरगिट अपनी सीमा का अपने अस्तित्व के लिए ही समाज में हमेशा आतंकित और सशंकित रहता है। यहाँ न गर्जन तर्जन है, न यहाँ झकोर है। यह तो भूमि व्यक्ति की मानसिक स्थिति यह हो जाती है कि वह बड़े को पदरत तक चूम लेता है और यदि कमजोर व्यक्ति है तो उसे बाहर भी निकाल देता है। कवि ने हमारे जीवन के इसी सामाजिक विषम धरातल के विषमतापूर्ण स्थिति को सागर और गिरगिट के प्रतीक के माध्यम से व्यंग्य की तुलिका के सहारे हम पाठकों के सामने लाकर खड़ा किए हैं, जिसे पढ़कर मस्तिष्क के तार तार झनझना उठते हैं। धन्यवाद।